अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट ये है क्या? वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब क्या है? अमेज़न पे क्या काम कर सकते हैं? क्या बेनिफिट है वर्चुअल असिस्टेंट के? वो हम सारे देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो आज टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट इज़ द की पर्सन। अमेज़न पर वर्चुअल असिस्टेंट की पर्सन है। वर्चुअल असिस्टेंट के बगैर अमेज़न कुछ भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट ही है जो आपकी प्रोडक्ट हंट करके देगा, जो आपकी सोर्सिंग करवाएगा, जो आपकी ब्रांड भी अप्रूवल करवा के देगा, ठीक है? लिस्टिंग ए टू जी सारा कुछ वर्चुअल असिस्टेंट करता है, ठीक है? यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट के बगैर अमेज़न कुछ भी नहीं है। अगर वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है तो अमेज़न कुछ नहीं कर सकता। इस टाइम जो वर्चुअल असिस्टेंट की डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? बहुत सारे लोग वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं, जिनमें इंजीनियर शामिल हैं, जिनमें एमफिल स्कॉलर शामिल हैं। यानी कि अब इसकी इतनी डिमांड है कि अब लोग इसकी तरफ धड़ाधड़ आ रहे हैं। अमेज़न है किस फील्ड में? अमेज़न के अंदर बेसिकली होता क्या है, तो हम वो सारी बातें देखते हैं। सबसे पहले होता है कॉमर्स, दूसरा है ई कॉमर्स। कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें आप लोगों को फिजिकली होना मौजूद हो। अब यानी कि आप लोगों ने जब फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं, आप लोगों ने एक शॉप बनानी है, तो शॉप बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको एक शॉप रेंट पर लेनी पड़ेगी कॉमर्स में, ठीक है? आप एक रेंट पे शॉप लेंगे, उसका रेंट पे करेंगे, साथ में आप उसकी डेकोरेशन वगैरह करवाएंगे, जिसके चार्जेस आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। थर्ड, आप होलसेल पर मुख्तलिफ सिटीज़ की तरफ ट्रैवल करेंगे, फैसलाबाद, लाहौर, कराची से अपना जो भी आप लोगों ने अपनी शॉप पर कोई भी चीज़ लगानी है, कोई किस चीज़ की भी शॉप बना रहे हैं, वहाँ से लेकर आएंगे, तो आपके ट्रैवलिंग के चार्जेस आपको अलग पड़ेंगे। देन आप अपने अंडर एक पर्सन रखोगे जो आपका हेल्पर हो, जो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी शॉप को संभाले, तो उसके चार्जेस आपको अलग पे करने पड़ेंगे। देन इलेक्ट्रिसिटी के बिल वगैरह आ गए, तो सारी चीज़ें, ये जो बिज़नेस होता है ना कि जिसमें हम सारे चार्जेस पे करते हैं, यानी कि ऐसा बिज़नेस जिसमें हम फिज़िकली मौजूद हैं, तो उस बिज़नेस को हम बेसिकली कॉमर्स कहते हैं, ठीक है? यानी कि कॉमर्स एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप लोग फिज़िकली मौजूद हैं। अब दूसरा आ जाती है टाइप आती है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप फिजिकली मौजूद हैं, जबकि दूसरी टाइप है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या होता है? ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस होता है कि जिसमें हम फिजिकली मौजूद नहीं होते, हम मेंटली तौर पे मौजूद होते हैं। यानी कि ऐसा बिजनेस जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करते हुए अपना बिजनेस करें। ई का बेसिकली मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ऐसी बिजनेस जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक को यूज़ कर रहे हैं। ई कॉमर्स में आप लोगों को दो मेन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दो कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं? नंबर 1 आ गया लैपटॉप, नंबर 2 इंटरनेट। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में हमें जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो इलेक्ट्रिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक लैपटॉप और दूसरा इंटरनेट। और आज के दौर में ये जो दो मेन चीज़ें हैं ये हर किसी के पास मौजूद होती हैं। दूसरा, अब कॉमर्स और ई कॉमर्स में कंपेयर करें तो कॉमर्स में हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। कॉमर्स में हमें एक शॉप है उसका रेंट पे करना पड़ता है, ठीक है? हमें ट्रैवलिंग के अलग अखराजात पड़ते हैं हमारे ऊपर, बिजली वगैरह के हमें बिल देने पड़ते हैं, ठीक है? ये सारा कुछ होता है, जबकि ई कॉमर्स में हमें ऐसे कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। ई कॉमर्स में आप जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हो या किसी के थ्रू किसी के अंडर काम कर रहे हो या अपनी ब्रांड भी बना रहे हो, तो आप सारा कुछ घर बैठे ऑनलाइन कर रहे हो, ठीक है? अब आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि जो हमें ई कॉमर्स से कुछ चीज़ें लेते हैं तो वो बेसिकली सस्ती होती हैं अगर हम उसे बेसिकली बाज़ार से लेने जाएं। इसकी मेन रीज़न क्या है? क्योंकि ई कॉमर्स में हमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ रहे, हमें ई कॉमर्स में बिजली के बिल अदा करना नहीं पड़ रहे, हमें किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हम बैठे बैठाए घर में सारा काम अपना कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? हमें ना ही ट्रैवलिंग के चार्जेस पड़ रहे हैं, यानी कि हमें एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं पड़े। तो जब हम
हमें जो प्रोडक्ट मिल रही है हमें होलसेल रेट पे मिल रही है, हम उसे होलसेल रेट पर उस पर अपना प्रॉफिट का मार्जिन लगा कर तो हम उसे सेल आउट कर देते हैं। जबकि कॉमर्स में बेसिकली होता ये है कि हमें जब हमें जो चीज़ हमें होलसेल रेट पे मिल रही है हम उसमें बिजली के बिल भी ऐड करेंगे, अपने ट्रैवलिंग के जो भी अखराजात हमें पड़े हैं वो भी ऐड करेंगे, जो हमने एक पर्सन हायर किया हुआ है जो हमारी गैर मौजूदगी में काम करें उसके भी सारा अखराजात हमें सारा कुछ यानी कि डाल के फिर हम अपना प्रॉफिट डालेंगे, फिर हम एक प्राइस बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ई कॉमर्स में हमें चीज़ें सस्ती क्यों मिलती है, क्योंकि उसकी बेसिक वजह ये होती है कि ई कॉमर्स में हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे आउट नहीं करने पड़ते। ये था कॉमर्स ई कॉमर्स। कॉमर्स की आप लोगों को समझ आ गई है, ई कॉमर्स की भी समझ आ गई है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमें ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता हो कि हम अमेज़ोन कर रहे हैं, अमेज़ोन में अमेज़ोन किसकी ब्रांच है और यानी कि अमेज़ोन कहाँ से निकला है। ठीक है, हर चीज़ कोई ना कोई जो भी डिग्री होती है उसका कोई ना कोई एक नज़रिया होता है, तो ये जो अमेज़ोन है ई कॉमर्स के अंदर आता है। अब हमने कॉमर्स को तो देखना नहीं है, हमने ई कॉमर्स को देखना है, तो हम आगे देखते हैं ई कॉमर्स की कितनी टाइप्स हैं। ई कॉमर्स की 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है B2B। ठीक है, यानी कि B2B पहली टाइप है। दूसरी टाइप है B2C, देन C2C। ये 3 टाइप्स हैं ई कॉमर्स की। B2B का मतलब होता है यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। इसमें होता ये है कि यानी कि जो खरीद रहा है वो भी बिजनेस कर रहा है, जो बेच रहा है वो भी बिजनेस कर रहा है। यानी कि B2B में होता ये है यानी कि दोनों जो पर्सन है, जो सेलर है, बायर है, कस्टमर है, जो भी है, दोनों बिजनेस कर रहे हैं। B2B की एग्जांपल अलीबाबा है। अलीबाबा में होता है क्या, अलीबाबा आपको पता है कि ये होलसेल लिहाज के दुनिया भर में नंबर 1 पे बन जाती है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, अलीबाबा में आप होलसेल रेट पे चीज़ें लेते हो। अब अलीबाबा में हम B2B क्यों कहते हैं, क्योंकि अब जब आप होलसेल रेट पर चीज़ें ले रहे हो तो आप जाहिर है आपने अपना बिजनेस ही करना है ना, आप एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं कर रहे ना, आपने उसे पर्सनली यूज़ के लिए नहीं कर रहे ना। अब जो जिससे आप ले रहे हैं वो भी बिजनेस कर रहा है, आप ले रहे हैं और आप भी बिजनेस ही कर रहे हैं। तो ये होता है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि इसमें कस्टमर और सप्लायर दोनों बिजनेस कर रहे हैं। दूसरी टाइप आ जाती है B2C। B2C में क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। इसकी जो एग्जांपल है दराज.com है, दराज.pk। B2C में होता क्या है, B2C में बिजनेस टू कंज्यूमर बेसिकली होता ये है कि जो पहला बंदा है, जो सप्लायर है, वो तो कर रहा है बिजनेस, लेकिन जो दूसरा है जो खरीद रहा है वो बिजनेस नहीं कर रहा, वो कंज्यूम कर रहा है। अब हमने इसकी दराज एग्जांपल लिया है, तो दराज किस वजह से लिया है, दराज.com होता है कि ये पाकिस्तान में मशहूर है। दराज में हम ये होता है कि हम एक चीज़ ले लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि आप लोगों ने एक दुकान अपने, अब किसी भी दुकान से आप एक सूट लेकर आ रहे हैं, जिससे आप ले रहे हैं वो तो कर रहा है बिजनेस, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप कंज्यूमर हैं। ठीक है, तो B2C में बेसिकली होता ये है इनके बिजनेस टू कंज्यूमर, पहला बंदा है जो बेच रहा है वो बिजनेस कर रहा है, लेकिन जो दूसरा है वो कंज्यूम कर रहा है। ये था B2C। थर्ड नंबर पर आता है C2C। C2C का मतलब है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसकी जो एग्जांपल है OLX.com। क्लियर नहीं आ रही। जी दोबारा बोलें। B2C में होता ये है कि C2C में होता ये है कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और इसकी एग्जांपल है OLX.com। आवाज नहीं आ रही यार, अब भी नहीं आ रही। कंज्यूमर टू कंज्यूमर में बेसिकली होता ये है कि आप लोग एक प्रोडक्ट है, आप लोग फिर C2C का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर।
अब इसकी जो एग्जांपल है OLX.com है। OLX.com आपने नेम सुना होगा, टीवी में आप लोगों ने इसकी एड्स भी देखी होंगी। OLX में होता क्या है कि आप यहाँ पर कोई जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक बाइक ली, उसे 2-3 साल उसे कंज्यूम किया, उसे यूज़ किया, देन आप एक नया मॉडल लेना चाहते हो तो आप क्या करते हो, उसे पुरानी को सेल कर रहे हैं ना, तो आप क्या करते हो, आप इसकी पिक्चर्स वगैरह लेकर नेट पे अपलोड कर देते हो, OLX.com पर अपलोड कर देते हो, तो आप आगे से कोई बंदा ख़रीद लेते हैं। अब इसमें दोनों कंज्यूम कर रहे हैं, आपने जिसको बेची है वो भी अपने यूज़ के लिए ले रहा है और आपने भी उस प्रोडक्ट को खुद यूज़ किया है पहले, यानी कि आपने भी कंज्यूम किया, दूसरा लेने वाला भी कंज्यूम ही कर रहा है। अब जो हमारा मेन जो फोकस होगा वो B2B और B2C में होगा, C2C अमेज़ोन पर नहीं होता। ठीक है, ये थी 3 ई कॉमर्स की टाइप्स, यानी कि B2B, B2C, C2C। यानी कि B2B में हमने क्या कहा था कि दोनों बंदे हैं, सप्लायर भी बिज़नेस कर रहा है और कस्टमर भी बिज़नेस ही कर रहा है, यानी कि आप जिससे होलसेल रेट पर चीज़ें ख़रीद रहे हैं आपने भी बिज़नेस करना है आगे, और जो बेच रहा है वो भी बिज़नेस कर रहा है। जबकि B2C में हमने बेसिकली बात ये की थी कि आप तो बिज़नेस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी मार्केट में जाते हैं, आप कोई अपना शूज़ ख़रीद रहे हैं, तो आप अब जिससे ख़रीद रहे हैं वो तो कर रहा है अपना बिज़नेस, लेकिन आप लोग तो बिज़नेस नहीं कर रहे ना, आपने तो अपना पर्सनली यूज़ यानी कि कंज्यूम करने के लिए वो प्रोडक्ट को ख़रीदा है। ठीक है, ये था B2C। और C2C में हमने बात की थी कि आपने कोई चीज़ है उसको यूज़ किया है, यूज़ करने के बाद उसे सेल कर दिया है, यानी कि कंज्यूम किया है, कंज्यूम करने के बाद उसे और अगले वाले को दे दिया, वो भी आगे से कंज्यूम कर रहा है। तो ये हो गया C2C, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये हो गई हमारी ई कॉमर्स की टाइप्स। आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स के कौन से मेन ऑब्जेक्टिव हैं। ई कॉमर्स का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग ऑफ मैनेजमेंट कास्ट, यानी कि आपकी जो मैनेजमेंट कास्ट है ई कॉमर्स में क्यों कम होती है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम ई कॉमर्स में अपना बिजनेस कर रहे हैं, ना ही हमें एक शॉप की ज़रूरत होती, ठीक है, ना ही हमें किसी शॉप का रेंट देना होता, ना ही हमें एक पर्सन को हायर करना पड़ता है, ना ही हम किसी सिटी में फ़िज़िकली मूव कर रहे हैं, तो हमें ऐसा कोई भी इजाफी अखराजात हमें पे नहीं करने पड़ते। तो जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हमें ऑनलाइन ही घर बैठे चीज़ें ख़रीदते हैं, ठीक है, होलसेल रेट पर, और उसके प्राइस पे अपना प्रॉफिट लगा के उसे आगे सेल कर देते हैं, ठीक है। इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो मैनेजमेंट कास्ट है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें ई कॉमर्स में 2 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक लैपटॉप और इंटरनेट। लैपटॉप और इंटरनेट तो आज हर घर में कॉमन है, ठीक है। तो जो पहला मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स है वो क्या है, रिड्यूसिंग ऑफ मैनेजमेंट कास्ट, कि आपकी जब भी आप ई कॉमर्स में अपना बिजनेस करेंगे तो आपकी मैनेजमेंट कास्ट बहुत कम होती है, यानी कि आपकी सिर्फ प्रोडक्ट को ख़रीदने की कास्ट होती है और इसके अलावा अदर चार्जेस आपको कोई पे नहीं करने पड़ते। नंबर 2 पे आ जाता है बेटर कस्टमर सर्विसेज। बेटर कस्टमर सर्विसेज में बेसिकली होता ये है कि आप अपने कस्टमर को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपको एक इसकी फ़िज़िकली एग्जांपल देती हूँ कि आप जब किसी भी मार्केट में कोई भी अपनी चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि हम ऐसे दुकानदार के पास जाएं जो हमें एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। अगर आप किसी ऐसे दुकानदार के पास जाते हैं जो आपके साथ रूड तरीके से बात करता है, वो आपको एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, उल्टा वो आपसे गुस्सा होने लग जाता है, तो आप उस दुकानदार के पास कभी भी नहीं जाएंगे। इसी तरह ई कॉमर्स में होता है। ई कॉमर्स में आप लोगों के पास जब भी कोई कस्टमर आता है तो आप लोगों ने उसे बेटर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। अब वो कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, बेटर कस्टमर सर्विसेज में यही होता है कि आपके पास कोई भी क्लाइंट आया है, कोई भी कस्टमर आया, आपने उसके जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह उसके आंसर देना है। तो बेटर कस्टमर सर्विसेज में यही होता है कि आपने जो भी आपके पास किसी भी कस्टमर का क्वेश्चन हो तो आप उसे फ़ौरन जवाब दें, ताकि किसी भी कस्टमर का कोई बात ना रह जाए और वो आपको, ताकि वो दोबारा भी आपके ही पास आए चीज़ ख़रीदने के लिए। तो ये होता है बेटर कस्टमर सर्विसेज, यानी कि हमने अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अब अच्छी सर्विसेज में क्या होता है कि हमें उससे अच्छा बिहेवियर रखना है। नंबर 3 पे आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप।
बिजनेस रिलेशनशिप, अब हमने कस्टमर के साथ जाके रिश्तेदारी तो नहीं करनी होती। इसमें बेसिकली होता ये है कि हम अपना एक कस्टमर के साथ अपना एक रिलेशनशिप बना लेते हैं। रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं? हम उसको इतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो वो भी उसको एक उसके क्वेश्चन का प्रॉपरली तरीके से आंसर करते हैं, उसे एक प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह अच्छी देते हैं, ताकि फिर होता ये है कि वो जो कस्टमर होता है वो आपका पक्का कस्टमर बन जाता है। इन फ्यूचर को जब दोबारा उसे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके पास ही आएगा और दूसरों को भी वो आपके ही पास भेजेगा। तो ये होता है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, कि आपने अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज दी जिसकी वजह से आपके दरमियान एक रिलेशनशिप बन गया। रिलेशनशिप होता ये है कि आपके पास कस्टमर जब भी दोबारा उस प्रोडक्ट को लेगा तो वो आपसे ही लेगा। आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आपका रिलेशनशिप आपके कस्टमर के साथ अच्छा नहीं होगा तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट देगा तो आपने अपने क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखना होता है, ये आप पर लाजिम होता है। अगर आप अपने क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं रखेंगे तो वो आपको कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देगा। ठीक है, यानी कि हमने अपना जो रिलेशनशिप है किसी भी कस्टमर हो गया या सप्लायर हो गया, दोनों के साथ एक अच्छा रखना पड़ता है। नंबर 4 पर आ जाता है क्विक कन्वेंशन एंड फ्रेंडली यूज़र। इसमें होता क्या है, आपको पता है आप ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स में आप क्या करते हैं, आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। अब आप अपना इंटरनेट यूज़ करते हुए अपना बिजनेस कर रहे हैं, अब दूसरी तरफ आपका इंटरनेट ही स्लो है। जब हम हमारा टोटली डिपेंड ई कॉमर्स में इंटरनेट पे होता है। अगर हमारा इंटरनेट स्लो होगा तो हमारा काम भी स्लो होगा। आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं, आपका जो क्या कहते हैं इंटरनेट है वो एकदम से स्लो हो जाता है, तो फिर क्या होता है, आपको नुकसान होता है। वो कस्टमर किसी और के पास चला जाता है क्योंकि आपके साथ हज़ारों बंदे बैठे हैं उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो आपने कोशिश करनी है कि ई कॉमर्स में अपना इंटरनेट को स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, अपना वाईफाई लगवाएं ताकि आप जब भी काम करें आपको इंटरनेट का मसला इशू ना आए। ठीक है, अगर इशू आएंगे तो आपके लिए मसला बनेगा, क्योंकि जब हम काम ही इंटरनेट पे कर रहे हैं तो इंटरनेट ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे। नंबर 5 पे आ जाते हैं इंक्रीजिंग सेल्स। इंक्रीजिंग सेल्स में क्या होता है, इंक्रीजिंग सेल में हम ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको पता है कि रिसेंटली मियाँ चन्नू और साहिवाल में 14,000 अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं। ब्लॉक्स क्यों किए हैं, क्योंकि उन लोगों ने फ्रॉड किया। फ्रॉड क्या किया है उन लोगों ने ना, आप लोग भी आप चाहते हैं कि हमारी अर्निंग बहुत फास्ट हो, आप इंक्रीजिंग सेल के लिए ना आप क्या करते हो, आप ना कुछ ना अमेज़ोन के रूल्स को फॉलो नहीं करते, उन्हें तोड़ कर ना आप अपनी लालच में आकर आप कुछ गलत स्टेप उठा लेते हो। अब वो गलत स्टेप क्या होता है, आप ना डिस्काउंट लगा देते हैं, इस तरीके से अमेज़ोन से परमिशन लिए बगैर सेल्स लगा देते हैं। तो आपको नुकसान ये होता है कि जो अमेज़ोन है ना, अमेज़ोन का विजन ये है कि वो सबको एक साथ लेके चले। जब आप अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट लगा देते हो तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट लगा देते हो अमेज़ोन की परमिशन के बगैर, तो होता ये है कि आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। लेकिन जो आपके साथ दूसरे सप्लायर बैठे हैं जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उनकी जो कस्टमर हैं उनके पास बहुत कम आते हैं, उनकी अर्निंग बहुत स्लो हो जाती है। तो अमेज़ोन आपको उसी टाइम ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि अमेज़ोन का विजन है कि अमेज़ोन ने सबको एक साथ लेकर चलना है। अमेज़ोन किसी को भी अलग अलग नहीं लेके चलता। ठीक है, तो आपने अपनी कोशिश करनी है कि अपनी सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए लालच में नहीं आना। अगर आप लालच में आएंगे तो आपका अकाउंट्स बैन हो जाएगा। अब उसका क्या, आपकी सेल्स तो इंक्रीज़ हो जाएंगी लेकिन जो आपको अखराजात पड़ेंगे वो भी देखें। दूसरी तरफ आपका जो अमेज़ोन पे अकाउंट बनना होता है ना, जो सेलर अकाउंट होता है, वो बनने में तकरीबन 1 से 2 महीने लग जाते हैं। ठीक है, अब सेलर अकाउंट जब आपका बैन होता है ना तो आप पर केस होता है। जब भी आप बैन होता है तो आपका केस अमेरिका की अदालत में लड़ा जाता है, जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हैं। अब आपको एक वकील हायर करना पड़ेगा जो आपका केस लड़े। अगर आप केस जीत जाते हैं तो अमेज़ोन आपका अकाउंट ओपन कर देगा, अगर हार भी जाते तो अमेज़ोन आपका अकाउंट ओपन करेगा, लेकिन उससे सारा प्रोसेस 2 से 3 महीने लग जाएंगे। तो आप 2 से 3 महीने घर बैठे रहेंगे, इंतज़ार करेंगे कब हमारा अमेज़ोन अकाउंट
ऑन हो, एक्टिव होगा तो हम काम करेंगे, और जो आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं वो भी आप लोगों के बैन हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। वो आपके मिलेंगे लेकिन मिलेंगे लेट। तो कोशिश करनी है ये फ्रॉड वगैरह नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है। यानी कि अगर आप लालच में आके एक टाइम में आप इतना अर्निंग कर लेते हैं, तो दूसरी सूरत ये भी देख लें, उस सूरत के लिए भी तैयार रहें कि आप 3 महीने आपको कोई काम नहीं मिलेगा अमेज़न पे। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि हमने अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए ऐसा कोई नहीं करना। ये आगे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, हमने सबसे पहले ई कॉमर्स की बात की, ई कॉमर्स, फिर हमने टाइप्स की बात की। ठीक है, कितनी टाइप्स हैं, उसके बाद हमने बात की ऑब्जेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है।